नमस्कार। अखंड एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स पे। अगर हम जेनेटिक्स चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर सिर्फ 12th क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट के एग्जाम में इस चैप्टर के कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो इसका वेटेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इस क्लास को पढ़ाने का टारगेट हमारा सिर्फ क्लास 12th ही नहीं, बल्कि इस चैप्टर के अंतर्गत नीट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप लोग कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जरा, जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, पता होना चाहिए। जेनेटिक्स क्या होती है इसकी अगर बात करें तो कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करना क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। यानी अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो वर्ड लिखा हुआ है जेनेटिक्स, इस टर्म को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। इन्होंने सबसे पहले बताया था इसके बारे में। तो जेनेटिक्स क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। अब ये 12th क्लास में पूरी की पूरी यूनिट ही है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के नाम से। और इस जेनेटिक्स के अंदर देयर आर 3 चैप्टर। नाउ फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड नाउ थर्ड चैप्टर इज इवोल्यूशन। तो आज हम इस जेनेटिक्स में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इज इट क्लियर? तो ये जो जेनेटिक्स है इसमें स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में डिस्कस किया था, तो हमने बताया था किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के आखिर डायमेंशंस क्या है। इसी तरह अगर इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को, तो हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के डायमेंशंस क्या हैं, कितनी चीजें इस चैप्टर हमें पढ़नी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। आखिर पढ़ने जा रहे हैं तो पता हो कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस के बाद स्टडीज में करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को समझें। वेरिएशन के बाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारे टर्म यूज होंगे।
और जब तक उन टर्म्स की आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक इस चैप्टर को समझा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें सबसे पहले समझेंगे इनहेरिटेंस क्या, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज वेरिएशन। देन इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में यूज होगी, जरा उसको भी देख लें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यहां पर हमें कवर करनी है। तो थर्ड डायमेंशन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब जरा ध्यान दें कि आखिर पढ़ना क्या है इस टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो यहां पर आप समझ पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर डिस्कस करेंगे फैक्टर, एक टर्म यहां पर डिस्कस करेंगे फैक्टर क्या। फैक्टर के बाद नेक्स्ट टर्म यहां पर यूज करेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको समझेंगे क्या होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाद डिस्कस करेंगे लोकस क्या होता है। लोकस के बाद टर्मिनोलॉजी में अपने डिस्कस करेंगे जीन क्या होता है। जीन को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास जो बनेगा कैरेक्टर एंड ट्रेट। इसको समझ पाए। कैरेक्टर एंड ट्रेट के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझेंगे एलील क्या होते हैं। एलील क्या, एलील के बाद डिस्कस करेंगे होमोजाइगस। नाउ नेक्स्ट हेट्रोजाइगस। इसके आगे हेमीजाइगस। हेमीजाइगस के आगे फिनोटाइप। फिनोटाइप के आगे जीनोटाइप। जीनोटाइप के साथ फिनोकॉपी। फिनोकॉपी को देखिए, कुछ एंड अदर फैक्टर इधर बना रहे हैं। फिनोकॉपी, फिनो के बाद कॉपी के बाद डिस्कस करेंगे डोमिनेंट क्या होता है एंड रिसेसिव। इसे देखें और एक और हाइब्रिड वी करके, इसकी भी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसके बाद इस टॉपिक का जो नेक्स्ट सेगमेंट है सम साइंटिस्ट ऑफ किसके, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी स्टडी करेंगे, तो ये सेगमेंट हम कुछ इधर बना रहे हैं। सम साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीजे मेंडल, यानी ग्रीगर जॉन मेंडल को डिस्कस करेंगे। ग्रीगर जॉन मेंडल को जब डिस्कस करेंगे तो इनके भी कुछ
सब पार्ट बनते हैं। क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में? तो सबसे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को समझेंगे। इनकी हिस्ट्री को समझने के बाद डिस्कस करेंगे वाई पी प्लांट। आखिर ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी का ही प्लांट क्यों चुना था? तो वाई पी प्लांट, ये दूसरा सेगमेंट इनका। तीसरा सेगमेंट, वाई डिड he remain unrecognized? Fourth dimension, why he was so successful? सक्सेसफुल क्यों हुए इसको देखेंगे। इसके बाद सेवन ट्रेड्स ऑफ पी, ये समझेंगे। और एक सब टॉपिक और इनका टेक्निक्स, क्या टेक्निक इन्होंने यूज की, इतना कुछ मेंडल के बारे में समझेंगे। मेंडल ही नहीं, मेंडल के बाद भी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू बेटसन के बारे में। डब्ल्यू बेटसन, नेक्स्ट टी एस मॉर्गन, या मॉर्गन कह सकते, और नेक्स्ट एजी गैरो। ये कुछ साइंटिस्ट स्टडी करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में जो पढ़ना है टॉपिक, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आगे स्टडी करेंगे कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसके कंक्लूजन क्या कह रहे हैं जरा यहां पर समझते हैं। तो कंक्लूजन में लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, नाउ सेकेंड law of dominance, law of dominance, and now next law of segregation। जरा यहां तक बनाए आप लोग। Why did he remain unrecognized? इनिशियली आगे इसके लिए इनिशियल, यानी स्टार्टिंग में इनको सक्सेस नहीं मिल पाई। क्यों सक्सेस नहीं मिल पाई इसको भी जानेंगे। ये कंप्लीट हुआ, इसे रफ किया जाए। अभी इसके कुछ सेगमेंट और बनते हैं चैप्टर के, जरा देख पाए। तो जब हम यहां पर पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, अब यहां पर जरा ध्यान दें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आगे जब उसके कंक्लूजन पर हम आए, और कंक्लूजन में जब स्टडी कर रहे होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ध्यान देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके अपने कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उनको भी यहीं पर स्टडी करेंगे। तो इसके कितने दो एक्सेप्शंस होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला इसका एक्सेप्शंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेकेंड कोडोमिनेंस। इसको पढ़ रहे हैं। इसी के बाद फिर जब सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वैसे तो ये लॉ यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन के नाम से, नॉन डिसजंक्शन। तो इसको भी देख लेंगे यहीं पे। इसके आगे जो न्यू सेगमेंट हमारे पास होगा उसमें हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के बाद देन हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूजन है उसी को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कंक्लूजन में इसे देखें। उसके बाद इस लॉ का भी अपना एक एक्सेप्शंस, इसका अपना एक्सेप्शंस क्या है, तो इसका एक्सेप्शन बनता है लिंकेज। तो यहां लिंकेज को स्टडी करेंगे इसके बाद, और जब लिंकेज को पढ़ पाएंगे तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। ये पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज को कवर करने के बाद जरा यहां देखिए, यहां से लिख रहे हैं टाइप ऑफ लिंकेज जब कवर हो जाएगा देन नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ लिंकेज के बाद उसे क्या आगे चल रहा है पढ़ना है। इसके आगे डिस्कस करेंगे, जानते हो क्या, बैक क्रॉस। जब इस बैक क्रॉस को पढ़ेंगे तो ये बैक क्रॉस भी डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट। एक यहां पर तुम लोग पढ़ोगे टेस्ट क्रॉस, और दूसरा डिस्कस करेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, बैक क्रॉस के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको रफ कर रहे हैं। अभी चैप्टर का सिलेबस नहीं कंप्लीट। इसके आगे सर वो हेडिंग है बैक क्रॉस। हाँ, टाइप्स ऑफ लिंकेज के आगे डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस 2 टाइप्स का, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। इसके आगे रेसिप्रोकल क्रॉस। इसके आगे डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील को पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील को डिस्कस कर लेने के बाद कुछ जीन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे बात करेंगे लीथल जीन क्या होता है। लीथल जीन के बाद लीथल जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन,
कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बाद नाउ वी डिस्कस सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। सर एक हफ्ता बता रहे हैं, 20 दिन में। अभी खत्म नहीं हुआ। सर ये कितने दिन में चल सप्लीमेंट्री जीन के आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम दूसरे बंदे को बता रही हूँ। हेपेटाइटिस जीन, और ये जीन के डिस्कशन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जीन नेम्ड एज प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, एंड यहीं पर डिस्कस करेंगे प्लायोट्रोपी क्या होती है, प्लायोट्रोपी पर जीन का डिस्कशन खत्म हो। जीन को डिस्कस करने के बाद इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है, इट मींस यहां पर लोग पढ़ रहे होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक और इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके आगे डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां सिर्फ कर अब देखिए जरा, जब सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस हो गए, इसके आगे लोग पढ़ेंगे पेडिग्री, पेडिग्री के आगे डिस्कस करेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशन के आगे डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर पहले पढ़ लेंगे जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, नेक्स्ट चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड, और एक लास्ट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर के टू टाइप्स, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये टू टाइप के यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरी तो पता चलेगा कि बुक में क्या है। बुक में तो सिर्फ एक वर्ड दे दिया गया। अब एक एक करके हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे किसे हम इनहेरिटेंस। समझिए जरा इनहेरिटेंस क्या होता है। पता होगा तुम लोगों को कि माता पिता से, पेरेंट्स से बच्चों में जितने भी कैरेक्टर आते हैं, यानी ऑल द कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड ड्यू टू देयर पेरेंट। चाइल्ड में उनके पेरेंट्स से
जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं उन कैरेक्टर का आना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी अगर इनहेरिटेंस को डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? all the कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर हैं, all the कैरेक्टर inherited by the child due to their parent is called inheritance. सिंपली डिफरेंस, यानी फादर से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं कैरेक्टर्स का आना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद हम बात करते हैं वेरिएशन के। अभी चैप्टर का नाम बता रहे हैं, वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन की अगर बात की तुमको पता है कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में यानी चिल्ड्रन में कैरेक्टर तो आते हैं, लेकिन तुमने अगर गौर किया तुम लोगों ने तो सारे के सारे कैरेक्टर नहीं आते। अब जैसे पिताजी और मम्मी हैं, फादर मदर हैं, क्या सेम चिल्ड्रन का वैसा ही चेहरा होता है? हाँ, कुछ कुछ मिलता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट भी होता है। यानी सारे कैरेक्टर पेरेंट्स के चिल्ड्रन में नहीं आ पाते। इसका मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच कुछ कैरेक्टर का जो डिफरेंस नजर आ रहा है, इसी डिफरेंस को क्या बोला गया? वेरिएशन। इट मींस अगर वेरिएशन को डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? प्रोजेनी। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। इस वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन भी दो टाइप का हमें दिखाई पड़ता है। वेरिएशन टू टाइप्स का नजर आया। एक को बोला गया सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है नॉन इनहेरिटेबल, यानी अगर कैरेक्टर नहीं आ पा रहे हैं तो किसमें जाएगा? सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा इसकी कैटेगरी होती है जर्मिनल या इसी को बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक, यानी कैरेक्टर जो पहली जनरेशन में रहे उसका फिर दूसरी में फिर तीसरी में, तो किसमें रखा जाएगा? जर्मिनल वेरिएशन में। यानी इसको अगर बताना है तो बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू एनअदर। अब जरा ध्यान दें, इस जर्मिनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है। जर्मिनल वेरिएशन भी दो टाइप का। देखो इसके टाइप कौन कौन से? इसका फर्स्ट टाइप कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और इसका सेकेंड टाइप डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस किसकी वजह से होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है ड्यू टू क्रॉसिंग, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। और ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन।
एक बार फिर से जरा समझ लें। तो चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस का सीधा सा मतलब है कि पेरेंट्स से प्रोजनी में जो कैरेक्टर आ रहे हैं, कैरेक्टर का आना क्या है, इनहेरिटेंस है। जैसा हमने बताया कि ऑल द कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर पेरेंट, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? वेरिएशन की बात करें तो पेरेंट्स के प्रोजनी में सारे कैरेक्टर नहीं आ पाते, कुछ डिफरेंस रह जाता। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। इस वेरिएशन की बात की तो वेरिएशन टू टाइप्स का, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। जो सोमैटिक वेरिएशन है ये नॉन इनहेरिटेबल है, यानी कैरेक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो नॉन इनहेरिटेबल। दूसरा होता है जर्मिनल। जर्मिनल की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वेरी कर रहे हैं, नेम्ड एज जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल भी कितने टाइप का, टू टाइप का, एक होगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस होते क्या है। यहां पर जरा समझो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि कुछ कैरेक्टर जो थे, सपोज ए के ए है, बी है, सी है, डी। हो सकता है ए के कैरेक्टर बी में आ पाए लेकिन बी के सी में नहीं गए, बट इसके आगे वाले में किसमें आ गए, डी में आ गए। तो देखो कॉन्टिन्यूटी यहां पर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। लेकिन इसके कैरेक्टर इसमें आ जाएं, इसके इसमें आ जाएं, इसके इसमें आते रहें तो लगातार हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग की वजह से होता है। डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन हमारा लास्ट में टॉपिक आएगा, वहां पर म्यूटेशन को करेंगे डिस्कस, और क्रॉसिंग अभी मेंटल वाले टॉपिक के बाद क्रॉसिंग ही क्रॉसिंग करवानी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। तो आई होप यहां तक ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और उस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म था वो था फैक्टर। फैक्टर को बहुत ध्यान से समझिए। यहां से एक्चुअली चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, और अगर हमने जो भी 10 से लेके 12 वर्ड लिखवाए हैं टर्मिनोलॉजी में, जिसके ये वर्ड नहीं क्लियर हो पाए फिर उसका इस चैप्टर में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले चैप्टर की टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहां पर समझें कि आखिर फैक्टर क्या है, किस बात को इंडिकेट करता है, जरा समझें। तुमको पता है कि पेरेंट्स से प्रोजनी में क्या आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं। पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर किस वजह से आ रहे हैं उसका रीजन आज हमें पता है। अगर आज हमसे पूछे कि इसका रीजन क्या है तो हम बताएंगे जीन। जीन ही सारे कैरेक्टर क्या करता है, डिसाइड करता है। अगर हम लंबे हैं, कोई लंबा है, गोरा है, पतला है, मोटा है, कल्लू है, पगलाइट है, बुद्धिमान है, ये जितने भी कैरेक्टर हैं सब कौन डिसाइड कर रहा है, जीन ही डिसाइड करता है। लेकिन जब तक जीन वर्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके पहले साइंटिस्ट हमारे थे ग्रीगर जॉन मेंडल। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ये नहीं बता पाए कि कैरेक्टर किस वजह से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ फिजिकल होता है जिसकी वजह से कैरेक्टर आते हैं, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया फैक्टर। यानी जो वर्ड आज जीन है वो 1909 के पहले किस नाम से जाना जाता था, फैक्टर के नाम। इसका मतलब अगर कोई फैक्टर क्या है तो इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, क्योंकि कैरेक्टर आता है। बात क्लियर होगी? अब यहां पर अगर ध्यान दें तो जो फैक्टर वर्ड है इसको किसने यूज किया था, मेंडल ने। तो मेंडल ने इसी को फैक्टर बोल दिया और इसी को एलिमेंट बोल दिया। लेकिन 1909 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन ने फैक्टर वर्ड को रिप्लेस कर दिया किससे, जीन से। कहा ये फैक्टर नहीं होता है, क्या होता है, जीन होता है। और सबसे पहली बार फैक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट तुमको याद रखने पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और कंपटीशन में तो कुछ पूछ ही लिया जाएगा कि फैक्टर के लिए सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस साइंटिस्ट ने दिया, तो मॉर्गन। फैक्टर वर्ड किसने यूज किया, तो मेंडल। फैक्टर को जीन में रिप्लेस किसने किया, तो जॉनसन। कब रिप्लेस किया, 1909। इज इट क्लियर? यानी अगर मैं डिफाइन करना हो फैक्टर तो हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं
It is the unit of heredity. It is the unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of character. इस फैक्टर वर्ड को यूज किसने किया? मेंडल ने, यानी मेंडल यूज टर्म, मेंडल ने किस टर्म का यूज किया? फैक्टर या इसी को एलिमेंट भी बोलते हैं। फैक्टर will referred as, इसको रिफर किया किसमें? जीन, किसके द्वारा? बाय साइंटिस्ट का नेम यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जॉनसन। कब? इन 1900। इसके बाद साइंटिस्ट आए मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया? Morgan firstly used symbol. Morgan firstly used symbol to describe factor, to describe factor in which इसमें क्या हुआ? यहां पर ध्यान देने की बात यह है, इन्होंने जिन सिंबल का यूज किया उसमें यह बताया जो भी डोमिनेंट फैक्टर होगा, ध्यान देना, जो भी डोमिनेंट फैक्टर होगा उसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाएगा और जो भी रिसेसिव होगा उसके लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाएगा। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, अभी हमारी टर्मिनोलॉजी में आने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मॉर्गन फर्स्टली यूज सिंबल टू डिस्क्राइब फैक्टर इन विच डोमिनेंट फैक्टर in which dominant factor is represented by capital letter and recessive by small letter। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट फैक्टर क्या है, रिसेसिव क्या है, जरा यहीं पर समझ लेते हैं कैपिटल और स्मॉल का चक्कर क्या है। जैसे जरा यहां पर ध्यान दें, जरा यहां पर समझ लें कि डोमिनेंट फैक्टर क्या है और रिसेसिव क्या है, और कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब। और अब पूरी जेनेटिक्स में यही सिंबल यूज होने वाले हैं। टॉल, ड्वार्फ, रेड, व्हाइट। इन्होंने बताया जैसे टॉल अगर एक डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर वो होते हैं अगर हमारे पास कोई भी, अभी आगे एलील पढ़ाएंगे तो जान पाओगे, एलील में जीन के पेयर होते हैं, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट होता है और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। जैसे टॉलनेस की अगर बात करें तो मॉर्गन ने बताया कि टॉल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टी से करेंगे। अगर टॉल तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। अभी हमने बताया कि डोमिनेंट फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, तो कहते हैं कि टॉल क्या है? डोमिनेंट है। तो टॉल डोमिनेंट है तो टी से। अब बात आई ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना या छोटा, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? स्मॉल टी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉल को टी से करें तो ड्वार्फ को तो हम डी लिखेंगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी मन में ख्याल आ रहा हो कि टॉल द टी और डॉट तो छोटा टी, ये क्या चक्कर, यही चक्कर है। देखो कह क्या रहे हैं, डोमिनेंट फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। तो डोमिनेंट हो गया टॉल, तो टॉल को टीटी से डॉर्फ क्या हो जाएगा, रिसेसिव, रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर स्मॉल टी। रेड डोमिनेंट है तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल आर, लेकिन व्हाइट रिसेसिव है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल। अभी आगे जब मेंटल को डिस्कस करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे डोमिनेंट और रिसेसिव। तो टी 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 आर आर आर, जहां पर अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये मत समझना कि व्हाइट है तो जरा डब्ल्यू डब्ल्यू यूज करके देखें, ये भी तो बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं, पहले बता दिया गया कैपिटल और स्मॉल का फैक्टर ये। आई होप तुम लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे फैक्टर के बारे में। इसके आगे अगर हम बात करें तो फैक्टर के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है होमोलॉगस क्रोमोसोम। आइए जरा समझते हैं इधर। होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो पहली तो बात यही है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अलग बात, पहले तो यही हमें पता हो कि क्रोमोसोम क्या होता है। खैर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब डिटेल में हम बात करें क्रोमोसोम क्या होता है। तब तक के लिए इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है नेम्ड एज डीएनए, और वो जब डीएनए बहुत ही ज्यादा उलझी हुई स्टेट में रहता है, तुमने धागा देखा है, अगर धागा जैसे कोई बहुत ज्यादा उलझ जाए तो जब धागा उलझी अवस्था में होता है तो उसको बोला जाता है क्रोमेटिन। डीएनए के धागे जब उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं, एक में लिपट जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन पे, तो उसको बोला जाता है क्रोमेटिन। लेकिन डीएनए के वही धागे जब क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड हो जाते हैं, यानी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उसका नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। अब उसी डीएनए की जो मिनिमम लेंथ होती है उसका नाम दिया जाता है जीन। तो आगे चैप्टर में बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो समझ पाएंगे क्रोमोसोम क्या होता है। कुछ नहीं है, डीएनए के धागे जब क्या हो जाते हैं, क्वाइल एंड कंडेंस हो जाते हैं। यहां पर अगर बनाए ये सपोज हमारे पास दो क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम, सपोज ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके इस वाले पार्ट और इसके भी इस वाले, तो इसके इस वाले पार्ट पे सपोज ये जो जीन है वो आई कलर जीन, और जो इसका ये वाला पार्ट है यहां पर भी जो जीन है वो कैसा है, आई कलर का ही जीन है। यानी दो क्रोमोसोम, हमें पता है कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी 46। इज इट क्लियर? तो ये जो दो पेयर हमारे पास है, सपोज इस क्रोमोसोम पर भी अगर आई कलर वाला जीन इस पोजीशन पे है और इस क्रोमोसोम पर भी आई कलर वाला जीन, ये आई मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी जीन हो सकता है, हाइट वाला हो सकता है, ड्वार्फ वाला हो सकता है, बुद्धिमान वाला हो सकता है, पगलेट वाला हो सकता है, गोरे रंग वाला हो सकता है, कल्लू वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज आई कलर वाला जीन यहां पर है और वही आई कलर वाला जीन अगर यहां पर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को नाम दिया जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं दैट क्रोमोसोम इन विच जीन इज लोकेटेड एट द सेम पोजीशन। यानी ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जीन कहां पर होते हैं, सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर हो? तो जरा इसको बना लें। In this chromosome, same gene located at the same position. इस बात पे आप होमोलॉगस क्रोमोसोम,
यानी सेम जीन होगा और सेम ही पोजीशन पर होगा। यानी अगर हाइट वाला जीन है तो दूसरा भी हाइट वाला जीन होगा। आई कलर बना रहा है तो आई कलर वाला ही जीन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। इन दिस क्रोमोसोम सेम जीन लोकेटेड एट द सेम पोजीशन नेम्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाद फिर हमने एक छोटी सी बात बताई। अगर आप लोग अपनी टेबल को गौर करें टर्मिनोलॉजी को, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था लोकस। लोकस तो लोकस में कुछ ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान देनी है कि अगर कोई पूछे लोकस क्या है तो बताओगे पोजीशन जी। नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा फिगर से समझिए। सपोज ये क्रोमोसोम, और सपोज कोई जीन यहां पर लाई कर रहा है, ये वाला जीन, तो ये वाला जीन अगर इस पोजीशन पे लाई कर रहा है तो ये वाली पोजीशन ही इस जीन की क्या है, लोकस। तो लोकस मीन्स पोजीशन ऑफ जीन, कि हमारे डीएनए में वो जीन कहां पर लाई कर रहा है। कितने जीन होते हैं हमारी एक सेल में वो भी डिस्कस करेंगे बायोटेक में, जिनकी संख्या 25,000 है। आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कर रहे हैं। तो लोकस क्लियर होगा। लोकस का मतलब सिर्फ इतना पोजीशन ऑफ जीन है। लोकस के आगे हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जीन। जीन अभी पढ़ना है वो डिटेल में। जीन क्या होता है समझ लीजिए। जीन कुछ नहीं, अभी हमने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में क्या भरा रहता है, डीएनए होता है। ये डीएनए करता क्या है, जब डीएनए हमारा उलझी हुई अवस्था में रहता है, यानी धागों के जैसा उलझा रहता है, तब इसी डीएनए को नाम क्या दिया जाता है, उस कंडीशन में इसी डीएनए को बोला जा रहा है क्रोमेटिन। लेकिन होता क्या है, जब डीएनए के यही जो खंड हैं, यानी यही जो धागे हैं डीएनए के, ये क्वाइल्ड और कंडेंस हो जाते हैं, यानी मोटे मोटे हो जाते हैं, तो नाम क्या दे दिया जाता है, क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया। लेकिन डीएनए की एक मिनिमम लेंथ, सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए, तो डीएनए की मिनिमम लेंथ सपोज ये इतनी लेंथ, इसी को नाम दिया जाएगा जी। यानी डीएनए की वो मिनिमम लेंथ जो एक कंप्लीट आरएनए बना दे, ऐसे डीएनए को क्या बोला जाएगा, जीन बोला जाएगा। और वही आरएनए आगे चल के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं। किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप लोगों ने सेल में पढ़ चुके हो। यानी अगर जीन को डिफाइन करना तो क्या कह सकते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ डीएनए विच फॉर्म कंप्लीट आरएनए। ये हमारा जीन होता है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक, जीन के आगे कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होते हैं, एलील क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, और सारे टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।